जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आज जो हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, विकास का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। विकास का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो ये सिद्धांत है हमारा, इस सिद्धांत से जो है यूपी टेट में या सी टेट में 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं विकास के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से। इससे क्या है, 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं इस सिद्धांत के बारे में, जो विकास का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन जो है सिगमंड फ्राइड ने किया है। प्रतिपादन जो क्या है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का, सिगमंड फ्राइड ने किया है। फ्राइड साहब ने क्या करा, अपने इस सिद्धांत में व्यक्तित्व के 3 पहलू बताए हैं। व्यक्तित्व के 3 पहलू बताए हैं। पहला बताया इड, दूसरा ईगो और तीसरा बताया है सुपर ईगो। इड क्या होती है, यह एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। इड क्या होती है, जन्मजात प्रवृत्ति, जो मनुष्य में जन्म से ही पाई जाती है। यह क्या है, जन्मजात प्रवृत्ति है। जो इड है वो क्या है, जन्मजात प्रवृत्ति है, जो मनुष्य में जन्म से पाई जाती है। ईगो क्या है, ईगो जो है 1 या 2 वर्ष के बाद, ईगो 1 या 2 वर्ष के बाद मनुष्य में क्या होता है, ईगो 1 या 2 वर्ष के बाद प्रारंभ होता है। और सुपर ईगो क्या है, ये 5 या 6 वर्ष के बाद प्रारंभ होता है। 5 या 6 वर्ष के बाद जो सुपर ईगो की प्रवृत्ति है, ये मनुष्य में 5 या 6 वर्ष के बाद प्रारंभ होती है। इड की प्रवृत्ति जन्मजात होती है, तो ये जन्म से पाई जाती है। ईगो की प्रवृत्ति 1 या 2 वर्ष के बाद, और सुपर ईगो की प्रवृत्ति 5 या 6 वर्ष के बाद पाई जाती है मनुष्य में। इड क्या होता है, शारीरिक या मूलभूत आवश्यकताएं। जो हमारी इड की प्रवृत्ति होती है, इसमें क्या आती है, शारीरिक या मूलभूत आवश्यकताएं। जो मनुष्य की शारीरिक एवं मूलभूत आवश्यकताएं होती है, वो इड में आ जाती है। जैसे भूख एवं प्यास, इड में क्या आएगा, भूख एवं प्यास। अब ईगो क्या होता है, ईगो में क्या आती है, जो हमारी शारीरिक एवं मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो हमारी शारीरिक एवं मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम जो योजना बनाते हैं, वो योजना किसमें आती है, ईगो में आती है। वो योजना किसमें आती है, ईगो में। सुपर ईगो क्या होता है, सुपर ईगो समाज के नैतिक मूल्यों के अनुसार, सुपर ईगो में क्या करता है मनुष्य, समाज के नैतिक मूल्यों के अनुसार, जो नैतिक मूल्य होते हैं हमारे समाज के, उनके अनुसार कार्य करता है। व्यक्तित्व के जो है 3 पहलू हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड, ईगो, सुपर ईगो। इड क्या होता है, यह जो होता है अचेतन मन से संबंधित होता है। जो इड होता है ये अचेतन मन से संबंधित होता है, और ईगो क्या होता है, चेतन मन से संबंधित होता है। ईगो चेतन मन से संबंधित होता है, और सुपर ईगो क्या होता है, तीनों मन से। तीनों मन से मतलब जो सिगमंड फ्राइड साहब है, इन्होंने मन के भी 3 प्रकार बताए हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो जो हमारा सुपर ईगो है वो तीनों मन से संबंधित है, चेतन से भी, अचेतन से भी और अर्धचेतन से भी। जो हमारी इड है, इड को क्या बोला जाता है, मनुष्य के अंदर दानव। जो इड वाली प्रवृत्ति है, इसको बोला जाता है मनुष्य के अंदर दानव। जो ईगो की प्रवृत्ति होती है, उसको मनुष्य के अंदर मनुष्य बोला जाता है। और जो सुपर ईगो की प्रवृत्ति होती है, उसको मनुष्य के अंदर देवदूत बोला जाता है। मनुष्य के अंदर देवदूत बोला जाता है। ये सुपर ईगो क्या करता है, हमको बुरे कामों को करने से रोकता है। जो सुपर ईगो होता है हमारा, वो क्या करता है, बुरे कामों को करने से रोकता है। इड क्या है, जो इड की प्रवृत्ति होती है वो कुसमायोजन के लिए जिम्मेदार होती है। मतलब ये क्या होती है, आपराधिक मामलों से जुड़ी होती है। आपराधिक मामलों से जुड़े, आपराधिक मामलों से जुड़े जो इड की प्रवृत्ति है हमारी, वो आपराधिक मामलों से जुड़ी होती है। मतलब ये क्या होती है, कुसमायोजन के लिए जिम्मेदार होती है। जो हमारी इड की प्रवृत्ति है, ये कुसमायोजन के लिए जिम्मेदार होती है, और क्या होती है, आपराधिक मामलों से जुड़ी होती है। ईगो क्या है, समायोजन के लिए जिम्मेदार होती है। ये इच्छाओं और आदर्शों, जो हमारे आदर्श हैं और जो इच्छाएं हैं, उनमें क्या करती है, समायोजन का कार्य करता है ईगो। सुपर ईगो में क्या होता है, व्यक्ति आदर्शवादी बनता है। व्यक्ति क्या होता है, आदर्शवादी बनता है। मतलब सुपर ईगो में क्या करता है व्यक्ति, 5 या 6 वर्ष के बाद
इसमें क्या करता है व्यक्ति, महापुरुषों को अपना आदर्श मानना शुरू कर देता है। जैसे कोई भी महापुरुष है उनको क्या करेगा, वो अपना आदर्श मानना शुरू कर देगा। इसमें क्या होता है, जो आदर्शों की अधिकता होती है, जो आदर्शों की अधिकता होती है वो क्या होती है, कुसमयोजन के लिए जिम्मेदार होती है, कुसमयोजन के लिए जिम्मेदार होती है। जैसे कुसमयोजन के लिए जिम्मेदार कैसे होती है, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है वो क्या करता है, भगत सिंह को अपना आइडियल मानता है, भगत सिंह। कोई व्यक्ति है अपना आदर्श किसको मानता है, वो भगत सिंह को। भगत सिंह साहब क्या थे, एक क्रांतिकारी थे, एक क्रांतिकारी थे। जो अंग्रेज सरकार थी वो क्या करती थी, इनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही थी। जो अंग्रेज सरकार थी वो इनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही थी, तो इन्होंने क्या करा था, अपनी मांगें मनवाने के लिए असेंबली में बम फोड़ा था, असेंबली में बम फोड़ा था, असेंबली में बम फोड़ा था। अब इनको क्या है, कोई आदर्श मानना है, कोई व्यक्ति, तो जो आदर्श मानना है वो क्या करेगा, इसमें आदर्शों की अधिकता है, उसमें क्या है, भगत सिंह के आदर्शों की अधिकता है। तो जैसे सरकार है, वर्तमान सरकार, वो हमको क्या है, शिक्षक भर्ती नहीं दे रही है, शिक्षक भर्ती नहीं दे रही है, शिक्षक भर्ती नहीं दे रही है, मतलब हमारी क्या है, मांगे नहीं मान रही है, हमारी मांगे नहीं मान रही है। जो सरकार है हमारी मांगे नहीं मान रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी असेंबली में बम फोड़ेंगे। तो ये अगर हम ऐसा करते हैं तो ये क्या है, हमारे कुसमयोजन के लिए जिम्मेदार है। तो जो आदर्शों की अधिकता होती है वो हमारे कुसमयोजन के लिए जिम्मेदार होती है। तो चलिए आज का इतना ही टॉपिक था हमारा, हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।